नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। एक बहुत बड़ी खबर अयोध्या से इस वक्त आ रही है, जहां वर्चुअल दीपोत्सव का आयोजन होगा। इसके लिए बाकायदा यहां पर वेबसाइट बनाई गई है और वेबसाइट वर्चुअल दीप जलाए जा सकेंगे। दीप जलाने के बाद आपको एक धन्यवाद पत्र भी मिलेगा और इसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है और वर्चुअल दीप भी आप जला सकते हैं, जिसके बाद आपको बाकायदा धन्यवाद पत्र भी मिलेगा। तो वेबसाइट एक बनाई जाएगी जिस पर जाकर वर्चुअल दीपोत्सव का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है, अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है उससे जुड़ी हुई वर्चुअल दीप जलाए जा सकेंगे और दीप जब आप जलाएंगे तो उसके बाद धन्यवाद पत्र भी मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो दीपोत्सव को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारी चल रही है और वहीं अब एक और बड़ी खबर आ रही है और हमारे साथ इस खबर के लिए जुड़ गए हैं लखनऊ से अजीत सिंह, जबकि अयोध्या से निमिष हमारे साथ जुड़े हैं। तो पहले निमिष, जरा बताइए कि किस तरह का अब ये यहाँ पर आगे और कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। जी, आपको बता दूं कि इस समय प्रदेश के जो बड़े अधिकारी हैं अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल, ये सब लोग अयोध्या पहुंचे थे और दीपोत्सव की तैयारी का जो स्थलीय निरीक्षण है वो किया है। उन्होंने तमाम दिशा निर्देश भी लोगों को दिए हैं। प्रीति, सबसे अहम होगा इस बार राम मंदिर विवाद पर फैसला आने के बाद, या यूँ कहा जाए कि मंदिर निर्माण इन दोनों के शुरुआत होने के बाद, इन दोनों कामों के बाद पहला दीपोत्सव है। ऐसे में इस दीपोत्सव को मुख्यमंत्री बेहद ही बृहद स्तर पर मनाना चाहते हैं। इसी का परिपेक्ष है कि वर्चुअल दीप जलाए जा सकते हैं। रामलला के परिसर में अब आप वेबसाइट के जरिए वर्चुअल दीप जलाएंगे। इसके लिए बाकायदा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट आपको एक धन्यवाद पत्र देगा। इस तमाम तरीके के वहाँ पर जो दीपक जलाए जाएंगे वो भी विशेष सरकारी गौशालाओं में गोबर से बनवाकर तैयार किए जा रहे हैं। उनका लगभग 11,000 दीपों का प्रज्वलन राम जन्मभूमि परिसर में होगा। समस्त कार्यक्रम राम जन्मभूमि का 2 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और दीपोत्सव के दिन रामलला की आरती उतारेंगे। वहीं 2 बजे दोपहर से ही दीपोत्सव का आरंभ होगा। पूरे 67 एकड़ का जो परिसर है वहाँ पर 11,000 गोबर के बजे विशेष दीपकों को प्रज्वलित किया जाएगा। उसके बाद फिर राम की पहली, जहाँ पर हम मौजूद हैं इस समय, यहाँ पर 5,51,000 दीप और विश्वविद्यालय के सहयोग से जलाकर ये एक दोबारा विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन प्रीति, सबसे अहम होगा कि कोरोना काल में वर्चुअल तौर पर लोग अपने आराध्य भगवान रामलला के मंदिर में दीपक जला पाएंगे और फिर उसके साथ उनको बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो पिछले साल रिकॉर्ड बना था उसको भी तोड़ने की तैयारी और खुद बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आज जो जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं तो वो और जानकारी देंगे। तो अजीत, कोरोना काल में हर किसी की ये मनोकामना तो पूर्ण नहीं हो सकती कि अयोध्या जाए, तो ऐसे में जो वर्चुअल दीपोत्सव है, जरा बताइए फैसला लिया गया है, किस तरह से इस फैसले पर आगे अमल होगा और कैसे लोग इस पर हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रीति, वर्चुअल जो दीपोत्सव की वेबसाइट सरकार तैयार कर रही है और लगभग तैयार हो चुकी है। 13 नवंबर को ये राम भक्तों के लिए खोल दी जाएगी और बाकायदा इस वेबसाइट को जैसे ही उसके लिंक को आप अपडेट करेंगे, उस पर अपना उसको एक्टिव करेंगे, उस पर फ़ौरन जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, दीपक जलाना है, आपको घी का दीपक जलाना है, कैसे जलाना है, अगर आप पुरुष हैं और अगर आप उसको एक्टिव करते हैं तो पुरुष के हाथों से वहाँ दीपक जलता दिखाई देगा। अगर आप महिला हैं तो महिला के हाथों से दीपक जलता दिखाई देगा और बाकायदा जब आप दीपक जलाएंगे वर्चुअल दीपक इस वेबसाइट के जरिए तो सीधे आपको दिखाई देगा और इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से आपको एक धन्यवाद पत्र दिया जाएगा। बाकायदा इस वेबसाइट की जो बड़ी रूपरेखा है उसको तैयार कर ली गई है। उसका वीडियो भी एक 18 सेकंड का सरकार की तरफ से जारी किया गया है। प्रीति, करोड़ों राम भक्त यानी 592 साल बाद ये पहला अवसर होगा प्रीति, जब राम जन्मभूमि स्थल पर दीप जलेंगे और खुद मुख्यमंत्री भगवान राम की आरती उतारेंगे और दीपोत्सव दीप जलाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इस दीपोत्सव में शामिल होंगे उसी वेबसाइट के जरिए जिसके जरिए वर्चुअल दीपोत्सव होगा। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा दिन होगा राम भक्तों के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए और विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि इनकी 3 पीढ़ियां थी जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में लगे रहे और राम मंदिर आंदोलन में एक बड़ा योगदान रहा। तो निश्चित तौर पर बड़ी तैयारी और खुद 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होंगे, वो आरती करेंगे रामलला की और दीपोत्सव करेंगे। यानी इस बार 5,51,000 जो निमिष बता रहे थे कि अपना ही रिकॉर्ड सरकार इस बार तोड़ेगी, तो वर्चुअल दीप अलग जलेंगे और जो रियल दीप है वो अलग जलाए जाएंगे। 5,51,000, क्योंकि पिछली बार 4 लाख से अधिक दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया था, लगभग 4,27,000, लेकिन इस बार
जी बिल्कुल, तो पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 5,51,000 दीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि जो हम बार बार कह रहे हैं कि कोरोना काल है, कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ सीमाएं हैं, तो ऐसे में निराश होने की जरूरत नहीं है। आप वर्चुअली एक वेबसाइट जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी, इस पर आप दीप जला सकते हैं, अपनी आस्था प्रकट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निमिष और अजीत, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी कैसे चल रही है, इसका जायजा लेने के लिए अवनीश अवस्थी और साथ में डीजी प्रशांत कुमार खुद अयोध्या में मौजूद हैं और राम की पैड़ी का उन्होंने निरीक्षण किया है। तो दीपोत्सव पूरी तरह से दिव्य हो, पूरी तरह से भव्य हो, क्योंकि इस बार और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही। लोग भले ही कम होंगे लेकिन दीपों की संख्या जरूर बढ़ेगी, तो ऐसे में कहीं कोई कमी ना रहे, इसके लिए निरीक्षण करने के लिए खुद राज्य के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं। राम कथा पार्क का निरीक्षण किया है, राम की पैड़ी का निरीक्षण किया है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो ऐसे में तैयारियां मुकम्मल हैं कि नहीं है, संपूर्ण तैयारी कर ली गई है या नहीं की गई है, खुद राज्य के बड़े अधिकारी इसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरि ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास जाकर उनसे मुलाकात की है, तो दोनों के बीच कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। विशेष तौर पर संगम की रेती पर हर साल लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। तो माघ मेले की हम बात कर रहे हैं, तो माघ के महीने में मेला वहां पर लगता है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा मेले का स्वरूप छोटा किया गया है, तो इसको देखकर कुछ संत नाराज भी हुए थे। तो कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने परंपरागत मेले को विधिवत कराने का आश्वासन दिया है कि कोरोना से भी लोगों का बचाव हो और जो लोगों की आस्था है वो भी बनी रहे, तो ऐसा कोई बीच का मार्ग निकाला जाएगा। मेला कराने के साथ साथ सबके जीवन रक्षा करने का भी दायित्व शासन को होता है, तो हमारी परंपरा भी खत्म न हो और किसी को नुकसान न भी हो, ऐसी व्यवस्था के साथ मेला होगा। सबसे मेरा अनुरोध है कि सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, विशेषकर ग्रामीण वासियों से मेरा अनुरोध है जो ग्रामीण क्षेत्रों से मेला करने आते हैं। क्लब वासियों से मेरा निवेदन है, सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, सभी मास्क लगाएं, अपने टेंट में सैनिटाइजर रखें, अनावश्यक भीड़ न जमा करें। और अगली खबर मऊ से है, जहां पारिवारिक कलह की वजह से 2 मासूम बच्चों के साथ मां ने जहर खा लिया और इस घटना के बाद मां और एक बच्चे की जान चली गई है, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और ये पूरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के भूपत नगर गांव का है, जहां घरेलू कलह था। पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद था, जिसके बाद पत्नी ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया। आनंद मिश्रा हमारे सहयोगी मऊ से जुड़ चुके हैं। तो आनंद, इतनी क्या स्थिति खराब थी कि एक मां को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जी आपको बता दें, दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का मामला है, यहाँ पे ये पारिवारिक कलह के चलते मां ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया। जो आए दिन इन लोग के घर में पति और पत्नी को भी झगड़ा हो रहा था, जिसको कई दिन पत्नी ने प्रयास किया, लेकिन पति नहीं मानने की वजह से आज पत्नी ने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया, जिसके एक बच्चे की मौत और कार्रवाई पत्नी जी और कार्रवाई क्या कुछ पुलिस ने की है आगे? जी आपको बता दें, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिता को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आपका जानकारी के लिए। और उधर खबर प्रयागराज से, जहां पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ परिवार फिलहाल नीचे नहीं उतरा है। 31 घंटे का वक्त बीत गया है और परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा है। इसमें 2 महिलाएं हैं और बाकी परिवार के कुल 6 लोग शामिल हैं। तो बेली इलाके में टंकी पर पूरा परिवार चढ़ा है। दरअसल इनकी 13 मांगे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है वो टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। और देखिए, प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन 31 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। ये परिजन नीचे आने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता ये टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। आप तो अपने जमीन से संबंधित मामलों का मुकदमा भी लड़ सकते थे विजय जी।
ये सुनिए जरा, तो समझाने की कोशिश हो रही है कि भाई उतर आओ नीचे, बाकी बहुत सारे रास्ते हैं। तो चलिए इस वक्त स्थिति क्या है, ज्योतिराव फुले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं तो और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो ज्योतिराव जरा बताइए, क्या कुछ मान मनोबल चल रहा है, क्या स्थिति इस वक्त यहाँ है? जी प्रीति, ये करीब 30-25 घंटे का समय हो गया है और अभी भी प्रशासन जो है मान मनोबल पर कर रहा है कि आप उतर आइए, आपकी जो भी मांगे होंगी उसको मानी जाएंगी। और इसी को लेकर के कल जो है बार एसोसिएशन के प्रभात शंकर मिश्रा को यहाँ पर बुलाया गया था। उन्होंने कहा था कि सीजीआई से हम आपकी बात जो है करा देंगे, क्योंकि हरदोई का पूरा मामला है, यहाँ से किसी अधिकारी का कोई ताल्लुक नहीं बनता है। लेकिन उनकी बातों को जो है नहीं माने और अभी तक जो है वो। चलिए, तो काफी वक्त हो गया है और फिलहाल अभी कोशिश की ही जा रही है। परिवार किसी भी तरह से प्रशासन के भरोसों पर, आश्वासन पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो लगभग 13 मांगे इनकी है और इन 13 मांगों को माने बगैर ये नीचे आने को तैयार नहीं है। तो कोशिश लगातार हो रही है, नीचे लोगों की भीड़ जुटी हुई है। तो वही परिवार के 6 लोग पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। तो राज्य में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चल रहा है और उसका असर लगभग हर दिन दिखाई ही दे रहा है। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। आज राज्य में अब तक, इस वक्त तक, जबकि हम आपको खबर बता रहे हैं अभी दिन बाकी है, 2 मुठभेड़ की खबरें सामने आ गई हैं। पहली तस्वीर लखनऊ की है जहां बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जबकि दूसरी तस्वीर आजमगढ़ की है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो देखिए जरा, ऑपरेशन क्लीन और पूरी तरह से छूट है पुलिस को कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई बदमाश है, कोई माफिया है तो उसे कतई बख्शा नहीं जाए। तो आज की अब तक की 2 मुठभेड़ की घटनाएं जो आजमगढ़ और लखनऊ से सामने आई हैं। तो हर दिन मुठभेड़ की कई इलाकों से लगातार खबरें आ रही हैं। तो जिनका रिकॉर्ड बहुत खराब है, कई हिस्ट्री शीटर हैं जो, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हत्या जैसे मामलों में भी वांछित चल रहे थे। तो एक के बाद एक इनकी सफाई का काम चल रहा है। और ग्रेटर नोएडा से है खबर जहां सूरजपुर क्षेत्र में गौ तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस दौरान बदमाशों के पास से पुलिस को चाकू, तमंचा और नशे के इंजेक्शन मिले हैं। पैर में गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हुए, हालांकि एक दरोगा भी इस मुठभेड़ में जख्मी हो गए हैं। तो इन बदमाशों ने कुछ दिन पहले तिलपता गांव में गौकशी की वारदात को अंजाम दिया था और इनकी तलाश चल रही थी। तो फिलहाल इन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। एक सब इंस्पेक्टर भी इस दौरान जख्मी हुए हैं। तो सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में ग्लोबल गवर्नेंस नाउ पोस्ट कोविड इंपेरेटिव विषय पर ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के इस 21वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दूसरे दिन के मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा रहे। इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में मंगोलिया, फिलीपींस समेत कई देशों के न्यायाधीशों ने संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस के संयोजक और संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने विश्व के समस्त राष्ट्राध्यक्षों से अपील की है कि वो सभी एक साथ आएं और एक विश्व संसद का निर्माण जल्द से जल्द करें। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए विश्व की एक सरकार और एक संसद बनाने का प्रयास करें। विश्व व्यवस्था बनेगी और विश्व में एकता, शांति व न्याय का राज कायम होगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस पुनीत कार्य के लिए वैश्विक कोरोना महामारी के बीच ऑनलाइन आयोजित किए जाने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। 1,300 chief visitors and judges and presidents and prime ministers have already attended during till last year, that is till the 20th conference of chief. चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का दिन हादसों का दिन साबित हो रहा है। अब तक 2 सड़क हादसे हुए हैं जिनमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। परिजनों का रोडों पर बुरा हाल है। 2 तस्वीरें आपको देखिए और समझिए कैसे रफ्तार में और छोटी सी चूक ने इतनी बड़ी घटना को दावत दी है। 2 हादसों में 5 लोगों की मौत की खबर है। पहली तस्वीर बिजनौर की आप देख रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर उन्नाव की है जहां ये हादसे हुए और 5 लोगों की जान चली।
तो बिजनौर की खबर पहले आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ के थाना नेहटौर के कोतवाली रोड में चीनी की बोरियों से भरा एक ट्रक पलट गया और इसकी चपेट में बाइक सवार 3 लोग आ गए। तो चीनी का बोरा आप समझ सकते हैं कितना वजन होता है और पूरा ट्रक ही पलट गया। तो ऐसे में बाइक सवारों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। फिलहाल घटना से परिजन रो रो कर बेहाल हैं और एक साथ 3 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। वहीं दूसरा हादसा उन्नाव के आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां एक कार का टायर फटा और कार एक्सप्रेसवे में नीचे गिर गई और जिसकी वजह से यहां 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दिल्ली से बिहार के समस्तीपुर ये लोग जा रहे थे और रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ, 2 लोगों की जान चली गई। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद ही खबरों का सिलसिला जारी है।